सोचिए, 3 अरब साल पुराने पहाड़ जो अचानक नक्शे से मिटाए जा रहे हैं। राजस्थान में पिछले 50 सालों में 128 में से 31 पहाड़ पूरी तरह गायब कर दिए गए। अगर ये दीवार गिर गई तो दिल्ली कुछ दशकों में एक आधा अधूरा रेगिस्तान बन सकती है। पानी की सतह 200 फीट नीचे चली गई है और हवा में इतना जहर है कि कुछ गांवों में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जी रहे हैं। और इस सब के पीछे है हजारों करोड़ का खनन माफिया और एक राजनीतिक गठजोड़। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जो रही सही 90% अरावली को भी कानूनी सुरक्षा से बाहर कर सकता है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की एक गहरी और सच कहूं तो परेशान करने वाली पड़ताल कर रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, यह हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे भविष्य की कहानी है। बिल्कुल, हमारे सामने कई रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत के दस्तावेज हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे 3 अरब साल पुरानी एक विरासत हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने बताया कि सिर्फ राजस्थान में पिछले 50 सालों में 128 में से 31 पहाड़ अवैध खनन की वजह से गायब हो गए। गायब? हाँ, गायब। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये तो पूरी जमीन को ही खोखला कर देने वाला काम है। सही बात है। और ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, हरियाणा की हालत तो शायद और भी ज्यादा गंभीर है। अच्छा। हाँ, मई 2025 की एक सिटीजन्स रिपोर्ट बताती है कि चरखी, दादरी और भिवानी जैसे जिलों में तो जहां लाइसेंस वाला खनन होता है। हाँ, लाइसेंस वाले खनन नहीं, इस 2 अरब साल पुरानी धरोहर को लगभग खत्म कर दिया है। मतलब कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीकों से इन पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद जैसे इलाकों में खनन पर तो पूरी तरह रोक लगा दी थी। फिर भी ये कैसे चल रहा है? देखिए, रोक कागजों पर है, लेकिन जमीन पर माफिया का राज चलता है। अवैध खनन आज भी बेरोक टोक जारी है। और इसके पीछे के पैसे का खेल समझिए। अकेले नूंह जिले में एक अनुमान है कि लगभग 858 मिलियन मीट्रिक टन पत्थर अवैध रूप से निकाला गया। 858 मिलियन मीट्रिक टन? हाँ, और इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ सरकार के खजाने का नुकसान नहीं है, ये एक ऐसा पर्यावरणीय घाटा है जिसकी कीमत हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए किसी को पहाड़ों से मतलब नहीं, वो शहर में रहता है, उसे क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि कोई दूर दराज का पहाड़ खोदा जा रहा है? बहुत जरूरी सवाल है ये। इसका सीधा असर हमारी आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है? इसका सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर हमारे पानी पर पड़ रहा है। अरावली कोई पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक विशाल प्राकृतिक वाटर रिचार्ज सिस्टम है। वाटर रिचार्ज सिस्टम? हाँ, इसकी चट्टानों में जो दरारें हैं वो बारिश के पानी को एक स्पंज की तरह सोखकर जमीन के नीचे भेजती हैं। अच्छा। एक वैज्ञानिक अनुमान है कि अरावली का सिर्फ 1 हेक्टेयर इलाका 20 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर रिचार्ज कर सकता है। 20 लाख लीटर सिर्फ 1 हेक्टेयर से? ये तो अविश्वसनीय है। तो जब हम एक पहाड़ को खोदते हैं, हम सिर्फ पत्थर नहीं हटा रहे? नहीं, हम एक तरह से एक विशाल प्राकृतिक वाटर टैंक को ही तोड़ रहे हैं। यही सटीक शब्द है। और जब ये प्राकृतिक टैंक टूटता है तो नतीजा ये होता है कि कई गांवों में भूजल स्तर 1500 से 2000 फीट नीचे चला गया है। 2000 फीट? जी, इतना ही नहीं, खनन में जो केमिकल और स्लरी इस्तेमाल होती है वो जमीन में रिस कर बचे खुजे पानी को भी जहरीला बना रही है। अरे बाप रे! इससे बीमारियां फैल रही हैं। हाँ। और ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब पानी का संकट तो दरवाजे पे दस्तक दे ही रहा है। लेकिन जब ये पहाड़ जो एक दीवार की तरह खड़े हैं समतल हो जाते हैं तो इसका असर सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, हवा में भी। हमारी हवा में भी तो दिखता होगा। बिल्कुल, और वो असर कहीं ज्यादा डरावना है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की एक स्टडी बताती है कि हरियाणा के अरावली क्षेत्र में 2001 से 2016 के बीच सिर्फ 15 सालों में? हाँ, सिर्फ 15 सालों में 37% जंगल खत्म हो गए। जब पहाड़ समतल होते हैं तो वो थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोक नहीं पाते। और नतीजा रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है। और इसका लोगों की सेहत पर जो असर हो रहा है वो तो और भी भयानक है। अस्थमा, COPD और सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां आम हो गई हैं। जिन सपोर्ट पे? जी, और ये मत सोचिए कि ये असर सिर्फ गांवों तक सीमित है, इसका सीधा असर दिल्ली NCR पर पड़ रहा है।
वैज्ञानिक सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली का मौसम अर्ध रेगिस्तानी हो जाएगा। अर्ध रेगिस्तानी? हाँ, दिल्ली में धूल का बढ़ना, तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और बेमौसम बारिश, ये सब इसी विनाश के शुरुआती संकेत हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है। तो सवाल उठता है कि ये सब कर कौन रहा है और इसे रोका क्यों नहीं जा पा रहा? इस तबाही के पीछे कौन लोग हैं? देखिए, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा संगठित नेटवर्क है, एक पिरामिड की तरह। अच्छा। सबसे ऊपर है प्रभावशाली राजनेता और स्थानीय बाहुबली, जो कानूनी और गैर कानूनी खनन के बड़े सौदे करते हैं। उनके नीचे आते हैं ठेकेदार, जो जमीन पर काम संभालते हैं और आवाज उठाने वाले स्थानीय लोगों को डराते धमकाते हैं। और सबसे निचले स्तर पर? सबसे निचले स्तर पर है स्थानीय युवा। उन्हें ट्रक ड्राइवर या मशीन ऑपरेटर जैसे कामों के लिए दिन की अच्छी दिहाड़ी मिल जाती है। और यहीं पर यह मामला और पेचीदा हो जाता है। मतलब ये सिर्फ डर का नहीं बल्कि एक आर्थिक मजबूरी का भी मामला है। ये एक पूरी इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन चुकी है। बिल्कुल सही। ऊपर बैठे लोग करोड़ों कमाते हैं और नीचे के लोगों को रोजगार मिलता है। इसी वजह से क्या इसे रोकना इतना मुश्किल है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आपके पास कोई और नौकरी ना हो तो आप ट्रक चलाने से मना नहीं करेंगे, भले ही वो ट्रक आपके ही भविष्य को रौंद रहा हो। और इस अवैध खनन से जो करोड़ों का मुनाफा होता है वो ऊपर बैठे लोगों तक रिश्वत और राजनीतिक चंदे के रूप में पहुंचता है। अच्छा। इसी से पूरी सरकारी मशीनरी चुप रहती है। यही वजह है कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और नू के विधायक आफताब अहमद जैसे नेता इस पूरे गठजोड़ को हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। और इसे रोकने में नाकामी की एक और वजह जो मुझे इन रिपोर्ट्स में दिखी वो है हरियाणा और राजस्थान की सीमा। हाँ। वहां जो पहाड़ियां हैं उन पर दोनों राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं और खनन चलता रहता है। हाँ, और इस सब के ऊपर है डर का माहौल। आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं। और जब कोई ईमानदार अफसर इसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, ये हमने हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह के मामले में देखा। हाँ। वो अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रहे थे और खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। ये बात वाकई दिल दहला देती है। जब कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ता या पत्रकार की क्या हिम्मत होगी? सही बात है। ये डर का माहौल ही इस माफिया का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक ट्विस्ट है। बात सिर्फ पत्थर और बजरी की नहीं है। अच्छा। अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है। तो फिर और क्या है? ये एक खजाना है। इनमें सीसा, जस्ता, तांबा, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज तो हैं ही, लेकिन सबसे जरूरी इनमें टिन, ग्रेफाइट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे दुर्लभ खनिज भी हैं। ये वो खनिज हैं जिन पर आज की तकनीक, ग्रीन एनर्जी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टिकी है। एक मिनट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब ये वही चीजें हैं जो हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन को वाइब्रेंट बनाती हैं? हाँ। और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को पावर देती हैं? हमारे फोन से लेकर लड़ाकू विमान तक। बिल्कुल। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। कैसे? आज भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। चीन अपनी मर्जी से इनकी सप्लाई रोकता या चालू करता है, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन मिशन तक पर असर पड़ता है। तो जाहिर है सरकार चाहेगी कि ये खनिज देश में ही निकाले जाएं। हाँ, इसीलिए भारत सरकार नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसे बड़े कार्यक्रम चला रही है ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन ये रणनीतिक जरूरत सीधे सीधे अरावली के संरक्षण के साथ टकराव में आ जाती है। जिस चीज को हम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी मान रहे हैं, उसी को निकालने से देश की पर्यावरणीय सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। इसी से जुड़ा एक सवाल उठता है जो अक्सर सुनने में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ विदेशी ताकतें और एनजीओज जानबूझकर भारत में पर्यावरण के नाम पर खनन का विरोध करवा रहे हैं ताकि भारत उन पर ही निर्भर बना रहे? देखिए, ये एक जटिल मुद्दा है। ये सच है कि कई भारतीय पर्यावरण संगठनों को विदेशी फंडिंग मिलती है। हाँ। और सरकार ने एफसीआरए नियमों के तहत ग्रीन पीस और ऑक्सफैम जैसे कुछ संगठनों पर कार्रवाई भी की है। लेकिन इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का सबूत मान लेना जल्दबाजी होगी। जमीनी हकीकत यह है कि अरावली में खनन का सबसे मुखर विरोध स्थानीय लोग और संगठन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जमीन, उनका पानी और उनकी सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। तो यहाँ असल में दो सही चीजों की लड़ाई है, भारत की रणनीतिक जरूरत और अरावली की पारिस्थितिक सीमा। तो इस बड़ी और जटिल लड़ाई के बीच
हमारे कानून और हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? यहीं पर 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने एक नया भूचाल ला दिया। अच्छा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI ने अरावली की एक नई परिभाषा का प्रस्ताव रखा। नई परिभाषा? 3 अरब साल पुराने पहाड़ों की नई परिभाषा? हाँ, और इस परिभाषा में कहा गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 100 मीटर? ये तो बहुत अजीब बात है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कह रही हैं कि एक 99 मीटर ऊंची पहाड़ी जो आज अरावली का हिस्सा है, कल से नहीं होगी? हाँ, सिर्फ एक परिभाषा बदलने से? बिल्कुल, और इसका असर बहुत भयावह हो सकता है। अनुमान है कि इस एक तकनीकी बदलाव से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। 90%? जी, इससे पूरी पर्वत श्रृंखला की जो निरंतरता है, जो इसे रेगिस्तान के खिलाफ एक दीवार बनाती है, वो टूट जाएगी। इस फैसले पर तो जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई होगी। बहुत तीखी आलोचना हुई। सोनिया गांधी ने इसे पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट कहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेतावनी दी कि ये खनन माफिया के लिए रेड कार्पेट बिछाने जैसा है और ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली के दरवाजे तक ले आएगा। तो क्या कोर्ट ने इस आलोचना पर ध्यान दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। कोर्ट ने फिलहाल नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी। ठीक है। और कहा कि कोई भी नया खनन तभी शुरू होगा जब एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM बन जाएगा। MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, टिकाऊ खनन का प्लान। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और सरकारी दस्तावेज बनकर रह जाएगा या इसमें वाकई कोई दम है कि ये जमीन पर कुछ बदल सके? यही सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ये खनन को कानूनी जामा पहनाने का एक तरीका तो नहीं कि बस एक प्लान बना दो और फिर जो करना है करो? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है और इसका जवाब सिर्फ भविष्य में ही मिलेगा। जमीन पर इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तर्क हैं। एक तरफ विकास का तर्क है। हाँ। खनन से GDP में 9 से 11 लाख करोड़ का योगदान, लाखों लोगों को रोजगार और देश की रणनीतिक आत्मनिर्भरता। और दूसरी तरफ पर्यावरण का तर्क है। अरावली के बिना पानी का भयानक संकट, रेगिस्तान का फैलाव और करोड़ों लोगों की सेहत की तबाही। पर्यावरणविद कहते हैं कि हमें पहाड़ों को खोदने की जरूरत कम करनी चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक निर्माण सामग्री जैसे वेस्ट फाउंड्री स्लैग और LC3 सीमेंट जैसी नई तकनीकों पर काम करना होगा, लेकिन इसमें समय और भारी निवेश लगेगा। अगर हम कुछ नहीं करते, अगर ये विनाश ऐसे ही जारी रहता है, तो अब अगले 30-40 सालों में उत्तर भारत की कैसी तस्वीर दिखती है? तस्वीर बहुत डरावनी है। थार का रेगिस्तान हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इसके भूवैज्ञानिक प्रमाण हमें आज भी मथुरा और आगरा में मिली रेगिस्तानी धूल, जिसे लोएस कहते हैं, के रूप में मिलते हैं। अच्छा। दिल्ली NCR जो पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से है, उसकी हवा और भी जहरीली हो जाएगी और पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में पानी और भोजन का एक ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पूरी कहानी से, इन सभी रिपोर्ट से हम क्या सीख सकते हैं? क्या टेक अवे है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ये विकास बनाम पर्यावरण की कोई सीधी या आसान लड़ाई नहीं है। ये भारत की खनिज सुरक्षा जैसी एक जायज जरूरत और अरावली जैसे 3 अरब साल पुराने इकोसिस्टम की अपनी सीमाओं के बीच एक वास्तविक और दर्दनाक टकराव है। और शायद दूसरी सीख ये है कि संकट की असली जड़ विदेशी NGOs नहीं, बल्कि हमारे अपने देश के अंदर का खनन माफिया, उसे मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण और सरकारी एजेंसियों की नाकामी का एक खतरनाक गठजोड़ है। बिल्कुल, आगे का रास्ता तभी निकल सकता है जब इस गठजोड़ को तोड़ा जाए, वैकल्पिक तकनीकों को अग्रेसिवली बढ़ावा दिया जाए और टिकाऊ खनन के जो भी प्लान बने उन्हें पूरी ईमानदारी से जमीन पर लागू किया जाए। अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। असली सवाल ये नहीं है कि क्या भारत अपने खनिजों का खनन कर सकता है। असली सवाल ये है कि क्या वो विकास का एक ऐसा मॉडल बना सकता है जिसमें उसे अपने मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली अपनी आखिरी प्राकृतिक दीवार को ही कुर्बान करने की जरूरत ना पड़े। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी विश्लेषण मिस ना करें।